नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का उज्ज्वल क्लासेज में पुनः फिर एक बार स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम लोग यह वीडियो बना कर के आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, यह आपके जीवन में, आपके कक्षा में यह सार्थक होगा। आज हम सभी इस उज्ज्वल क्लासेस के मेंबर संपूर्णानंद सर जी, मैं भागवत त्रिपाठी, पारसमणि सर जी और ब्रिजेश सर जी, हम लोग के सहयोग से यह हमेशा प्रयास रहेगा कि हम अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप घर बैठे ही इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपने पढ़ाई को जारी रखें। आज हम संस्कृत व्याकरण में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा संधि। संधि का मूलतः अर्थ जो होता है, मेल अथवा जोड़ होता है। मेल या जोड़। संधि दो वर्णों के मिलने से जो एक नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे इसी परिभाषा में लिख रहा हूं, समीपवर्ती दो वर्णों या अक्षरों कह सकते हैं, वर्ण माने अक्षर होता है। समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन अर्थी, यहां पे आप देखेंगे यहां दो पद है, एक है विद्या और दूसरा है अर्थी। विद्या एक शब्द है और अर्थी भी एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे हमें विद्या में वर्ण को ढूंढना है और अर्थी में भी वर्ण को ढूंढना है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विद्या शब्द में, विद्या शब्द के अंत में यहाँ पे एक वर्ण आपको दिखाई दे रहा है आ, प्लस अर्थी शब्द के पूर्व में एक वर्ण दिखाई दे रहा है अ। तो आ प्लस अ बराबर ये हो जाएगा आ प्लस अ बराबर आ होता है। और आ की जो मात्रा है, ये मात्रा इस पर लगेगी, और ये मात्रा पहले से अगर लगी है तो यह ऐसे ही जुड़ जाएगी, और रूप जो बनेगा वो होगा विद्यार्थी। विद्याधन अर्थी बराबर हो जाएगा विद्यार्थी। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेंगे, शिव
प्लस आलय शिव। अब यहाँ पे एक शिव शब्द है। शिव शब्द में जो वर्ण है इसके अंत में वह है आ, और यहाँ पे है आलय में आ, तो आ प्लस आ मिलकर के बनता है आ। और ये जो इसमें का जो मात्रा है ये मात्रा इस पर जुड़ेगी और ये हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर जिस वर्ण का निर्माण हुआ है वह हो गया आ। तो ये जो आ की मात्रा है ये इस पर लगेगी तो रूप बनेगा सी। व पे आ की मात्रा लगेगी तो होगा वा। यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि इन दोनों के स्थान पर ये आ आया है, तो रूप बनेगा शिवालय। शिव प्लस आलय बराबर शिवालय। शिव धन आलय बराबर शिवालय। संधि जो शब्द है, तो संधि शब्द का एक बार पुनः हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। सम धन धी बराबर संधि। संधि शब्द दो वर्णों से मिलकर बना है। सम में यहाँ पे अनुस्वार आप देख रहे हैं म, और धी में ई दोनों मिल करके संधि शब्द का निर्माण हुआ है। संधि शब्द में अनुस्वारस्य ई इस सूत्र के माध्यम से अनुस्वार स्वर संधि होगा, अनुस्वार व्यंजन स्वर संधि होगा। यहाँ पे संधि की परिभाषा के बाद हम संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के भेद। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। ये तीन संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। अब स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? तो आप जानते हैं कि अच एक प्रत्याहार है। अच एक प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार में आने वाले जितने वर्ण हैं वह सभी स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। एक बार देख लेंगे अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, तो इन को हम जो है माइसो सूत्र के आधार पर ज्ञात करेंगे। अ, ई, उ, ड़, री, लृ, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च। तो आ से और ये च तक ये आपका हो गया अच प्रत्याहार। और अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं, तो हम आपको बताए थे कि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलंत लगा वर्ण होगा, उसको हम प्रत्याहार बनाने से पूर्व इसको जो है हटा देंगे। तो ये जो हलंत लगे वर्ण है, इसको जब हटा दिया जाएगा तो जो शेष बचे हुए वर्ण हैं वही अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अच प्रत्याहार में देखेंगे आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 वर्ण आते हैं।
ये जो 9 वर्ण आते हैं ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे और माहेश्वर सूत्र में इन 9 वर्णों को स्वर कहा गया है, स्वर वर्ण की उपाधि दी गई है। तो ये जो स्वर है जिनकी संख्या 9 है, तो जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, क्योंकि अच का अर्थ होता है, अच प्रत्याहार का अर्थ होता है स्वर। तो अच प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे विग्रह किसे कहते हैं। विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलगाव। जब संधि जो शब्द हैं और उन शब्दों में से जो वर्ण है जब अलग अलग हो जाते हैं उसे हम विग्रह कहते हैं। विग्रह जैसे शिवालय शब्द को ले लीजिए, हिमालय शब्द को ले लीजिए, रमेश शब्द को लेंगे। इन शब्दों को जब हम अलग अलग करेंगे उसी को विग्रह कहेंगे। जैसे शिवालय में देखा जाएगा तो शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, इसका विग्रह हो जाएगा। हिमालय का हिम प्लस आलय, रमेश का रमा धन ईश से हो गया रमेश, तो रमा धन ईश से रमेश होगा। शिव शब्द में आप देखेंगे तो आ है, आलय शब्द में आ है, तो आ प्लस आ बराबर तब मिलकर बनता है आ। हिम प्लस हिम में आप देखेंगे हिम में आ और आले में आ, और आ मिलकर के बन गए यहाँ पे आ। रमा में आप देखेंगे तो यहाँ पे आ वर्ण आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ई वर्ण है, तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ए। समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं, और जब इन वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद करते हैं। जब इन वर्णों को अलग अलग करेंगे उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब इसमें से पहला जो संधि है उसको लेंगे स्वर संधि। जिसको हम अच संधि कहते हैं। दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होगा वो है आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग के नाम से इसको जानते हैं, इसमें यार विसर्ग लगा रहेगा। अब जो है व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी व्यंजन हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। तो आज हम इन स्वर संधि के भेदों में से संधि के भेदों में से जो स्वर संधि है, स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि को देखेंगे, स्वर संधि को अच संधि कहा गया है। और स्वर संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा, जहां एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होता है उसे हम
स्वर संधि कहेंगे। अर्थात स्वर संधि में स्वर और स्वर इन दोनों वर्णों का मेल होता है। जहां स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब यहाँ महा शब्द में आप देखेंगे कौन सा वर्ण है, आ, प्लस ऋषि शब्द में री। अब आ और री दोनों क्या है, स्वर है। तो महर्षि जो रूप बनेगा, तो महर्षि शब्द में अगर पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो महर्षि शब्द में स्वर संधि है। अब जब स्वर संधि के भेद को पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि इसमें स्वर संधि के कौन से भेद हैं। तो महर्षि शब्द में स्वर संधि होगा। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्या में यहाँ पे देखेंगे आ है प्लस यहाँ पे भी आ है, और ये दोनों मिल करके बन रहे हैं आ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले पद में स्वर, दूसरे पद में भी स्वर। तो जहाँ पर एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का जब मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम जो है स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद अब जो है हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा हो जाएगा प्रदेश स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा हो जाएगा अयाद स्वर संधि। इस तरह से स्वर संधि के ये मुख्यतः 5 भेद हैं। इसके अतिरिक्त 3 और भेद जो अपवाद रूप में बताए गए हैं, वह है, जिसको छठवां मान लेंगे, पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि, ये संधि के, स्वर संधि के अपवाद हैं। पूर्व रूप स्वर संधि 7वां हो जाएगा पर रूप स्वर संधि, और 8वां हो जाएगा प्रकृति भाव स्वर संधि।
इस तरह से संधि के मुख्यतः 5 भेद के अतिरिक्त 3 और भेद हो गए। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के जो मुख्यतः भेद है वह आप लिखेंगे 5, और हाई स्कूल, इंटर 9, 11 इन सभी क्लासों में जो भी संधि संबंधित जो प्रश्न आते हैं वह स्वर संधि से आते हैं। इन सभी संधियों से आप लोगों क्लासों में 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज हम स्वर संधि के ही भेद को पढ़ेंगे। स्वर संधि, प्रत्येक जो स्वर संधि है इनका जो सूत्र है हमें उन सूत्रों को याद करना है, और जब सूत्र याद हो जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा। जैसे एक तरफ लिख लेंगे संधि और एक तरफ सूत्र। संधि और सूत्र। जो स्वर संधि है जिसमें से प्रथम है दीर्घ स्वर संधि, जिसका सूत्र है अकः स वर्णे दीर्घः। दूसरा होगा गुण स्वर संधि, इसका सूत्र है आद गुणा। तीसरा जो होगा वह होगा वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच। चौथा हो जाएगा यण स्वर संधि, इसका सूत्र है इको यणाची। इको यणाची, इको यणाची। पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह। तो ये जो 5 जो स्वर संधि है, इन्हीं संधियों में से कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अधिकांशतः 80% तक अगर आपने स्वर संधि को बढ़िया से पढ़ लिया तो आपको 80% तक जो नंबर हैं आपको यहीं से मिलेंगे। इस समय से जो कक्षा 9 है, कक्षा 9 में 2 संधि पढ़ाया जाएगा। जो हिंदी के पेपर है, हिंदी के पेपर में 2 संधि पढ़ेंगे आप कक्षा 9 में। एक हो जाएगा दीर्घ और एक हो जाएगा गुण। इन 2 संधि से हिंदी के पेपर में, कक्षा 9 के पेपरों में ये 2 संधि पूछी जाती है। अगर वही बात कर ली जाए कक्षा 10, तो कक्षा 10 में सिर्फ और सिर्फ 2 ही संधि हिंदी के पेपर में आएंगे
और संस्कृत के पेपर में तो सब संधि पढ़ना पड़ेगा आपको, स्वर संधि भी, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि। तो भी आने वाले समय में अगले वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें उसको बताया जाएगा। जो हाई स्कूल का पेपर है, हाई स्कूल में सिर्फ 2 संधि आती है, एक आता है वृद्धि स्वर संधि और एक आता है यण स्वर संधि। यहाँ से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो इंटर है, इंटर में आपको बस एक संधि को छोड़ देना है, वृद्धि। वृद्धि को हटा देंगे और शेष जो ये 4 संधियां हैं, इन चारों संधि में से, स्वर संधि में से इंटर के सिलेबस में ये संधि निर्धारित है और इससे ही आपके पेपरों में प्रश्न आएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहला संधि लेते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र आप जानते ही हैं, अभी यहाँ पे लिखा गया है, आकाश सवर्ण दीर्घा। पुनः फिर एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होगा आकाश सवर्ण दीर्घा, आकाश सवर्ण दीर्घा। जिससे क्वेश्चन ये आता है, चाहे संस्कृत का पेपर हो या फिर हिंदी का पेपर हो, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आकाश सवर्ण दीर्घा, यह जो सूत्र है यह किस संधि का सूत्र है। तो आपका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होगा आकाश सवर्ण दीर्घा। आकाश सवर्ण दीर्घ का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा, यहां पे आप देख रहे हैं अक दिखाई दे रहा है, तो अक क्या है, एक प्रत्याहार है। आकाश सवर्ण दीर्घा अर्थात अक प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का दीर्घ रूप हो जाता है। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक बार फिर देख लेंगे। माहेश्वर सूत्र आ ई उ ऋ, री लृ का। तो आ से और ये का तक ही हो गया आपका अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होंगे, तो हम बार बार आपको बताए थे कि जो प्रत्येक सूत्र है, प्रत्येक सूत्र के अंत में हलंत लगे जो वर्ण हैं, इनको हम हटा देंगे। तो कोई भी प्रत्याहार हो, उस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वह आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अक प्रत्याहार में हमने अड़ा और का, क्योंकि इन दोनों वर्णों पर हलंत लगा, इसको हटा दिया। तो जो वर्ण बचते हैं आ ई उ री और लृ, ये जो 5 वर्ण है ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आकाश सवर्ण दीर्घ अक प्रत्याहार में अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं आ ई उ री लृ, जिनका दीर्घ रूप, जिनका दीर्घ अर्थात बड़ा रूप हो जाता है। अर्थात अ का आ क्या है, छोटा है, ह्रस्व है, और इस अ का जो बड़ा रूप होगा वो क्या हो जाएगा, आ। उसी तरह छोटी ई का बड़ा रूप हो जाएगा बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा रूप हो जाएगा बड़ा ऊ,
री का बड़ा जो रूप होगा वह बड़े री हो जाएगा। और उसी तरह जो ली है, तो ली जो वर्ण है, ली वर्ण का बड़ा रूप नहीं होता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं आप, अ, ई, उ, री, ली। अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरह से इसका बड़ा रूप कर लेंगे, इसका बड़ा रूप कर लेंगे। अक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनका बड़ा रूप हो जाता है, तो आ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। छोटी का क्या हो जाएगा, बड़ी। छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। और छोटी जो री है इसका जो होगा वह बड़ी री हो जाएगा। और ली का कोई रूप नहीं होता है। तो जो ली होता है वो अपने आप में छोटा होता है, ह्रस्व होता है। चलिए अब यहाँ पर हम जो इन पांचों वर्णों के अलग अलग उपभेद पढ़ेंगे। पहला उप जो नियम होगा, पहला जो उपनियम होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो 5 नियम बनेंगे यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अ, ई, का